हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और बिटकॉइन 71,000 यूएस डॉलर के पार, और ये हिस्टोरिक है। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। और ये अगर आप इस हिस्ट्री के अंदर ये मोमेंट को देख रहे हैं, तो ये आज से पहले किसी इंसान ने ये मोमेंट नहीं देखा। तो कई बार क्या होता है कि हमने हम पहले इंसान नहीं होते। वो बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में जिसमें आप ये कह सकते हो कि मैं पहला हूँ जिसने ये मोमेंट देखा, राइट? जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उनमें से प्रोबब्ली ये जो मोमेंट था, जो 71,000 यूएस डॉलर जिसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, आई थिंक आप ये फ़ख्र के साथ फ्यूचर में कह सकते हो कि आई वाज़ देयर। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि बिटकॉइन के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग एंट्री ले चुके होंगे, कॉमन होगा, हर एक के वॉलेट में होगा। और हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर एक प्रोडक्ट बना के घूम रहा होगा। काफ़ी सारी वेबसाइट्स के अंदर ये इंटीग्रेटेड होगा। लाइटनिंग नेटवर्क के थ्रू ऑलमोस्ट इंटरनेट की हर एप्लीकेशन के अंदर लाइटनिंग नेटवर्क एम्बेडेड होगी। मोबाइल के अंदर हर हर एप्लीकेशन के अंदर लाइटनिंग नेटवर्क एम्बेडेड होगा। हर वेबसाइट के अंदर लाइटनिंग नेटवर्क एम्बेडेड होगा। हर चीज़ जिसको आप कर रहे होगे उसके अंदर लाइटनिंग नेटवर्क एम्बेडेड होगा। और आप ये सोचो कि आप तब ये कह सकोगे कि यार मैंने ना तब बिटकॉइन को देखा था जब वो 71,000 यूएस डॉलर पे था। तो ये होता है और मैंने अभी ट्विटर पे एक वीडियो डाला जिसमें मैंने और प्रणव ने 22 जून 2022 में, जब बिटकॉइन 19,000 यूएस डॉलर के आसपास था, तब हम ये समझा रहे थे कि देयर मेरे इज नथिंग। बर्थडे पे मेरे बर्थडे वाले दिन। दैट वाज एग्जैक्टली ऑन योर बर्थडे 22 जून को। वी वर मेकिंग पीपल एक्सप्लेन कि भाई बिटकॉइन गिर गया है, कोई बात नहीं, हार्वनिंग आने वाली है। और तब 2022 में हार्वनिंग वाज 2 इयर्स अवे। सो हम तब ये लोगों को समझा रहे थे कि 2 साल रुक जाओ, 2024 इज गोइंग टू बी आइकॉनिक। और 2024 हार्वनिंग के पर्सपेक्टिव से हम समझा रहे थे, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बिटकॉइन का जो ईटीएफ है वो अप्रूव हो जाएगा 2024 के जनवरी में। तब हमें भी यकीन नहीं होता था कि बिटकॉइन ईटीएफ एक दिन तो अप्रूव होगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि 2024 में अप्रूव होगा। और 2024 इस महीने से बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है ये साल, क्योंकि इस साल के अंदर इतने बैक टू बैक बिटकॉइन के लिए जो इवेंट्स है वो हिस्ट्री में आज से पहले ना हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि आगे भी होंगे, क्योंकि बिटकॉइन का जो ईटीएफ है वो हार्वनिंग से पहले, जस्ट पहले जो ये इवेंट है, ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि एक ही साल के अंदर, हार्वनिंग वाले साल के अंदर, इतना बड़ा इवेंट हो। ईटीएफ के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अगर आप तब भी थे जब बिटकॉइन 69,000 यूएस डॉलर पे था, और तब भी थे जब बिटकॉइन 16,000 डॉलर पे था, और आज भी हैं, तो यार आप एक्चुअल में ओजी हो। ओजी का और कोई मतलब नहीं होता। ओजी का मतलब निश्चल शेट्टी, सुमित गुप्ता, ओजी का मतलब वो लोग नहीं होते जो बड़े-बड़े एक्सचेंजेस चला रहे हैं या बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, या कोई संदीप नैनवाल, जेडी कनानी, ये ओजी नहीं है। ओजी आप हो जिसके अंदर वो कन्विक्शन है, चाहे वो 10,000 रुपए का बीटीसी लेके बैठा है। ओजी ओजी का पैसे से मतलब नहीं होता, ओजी का मतलब कन्विक्शन से होता है। ओजी का मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग से होता है। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द ओजीज, इंक्लूडिंग द गाय हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड ऑन द राइट साइड, मिस्टर प्रणव महेश्वरी, हु इज एन ओजी हिमसेल्फ। वेलकम प्रणव। वेलकम सर। आप सबसे बड़े बिटकॉइन के ओजी हो फॉर श्योर, इन द इंडियन इंडस्ट्री फॉर श्योर। मैं बता सकता हूँ आपको, मैं अभी डेनवर घूम के आया हूँ। इतना हाँ। कन्विक्शन बिटकॉइन का बहुत कम लोगों के पास है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर बिफोर वी स्टार्ट, मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट एवरीबॉडी जिसने हमारा साथ दिया 22 जून 2000 लाइक 2 इयर्स अगो, 2022 के अंदर, 23 के अंदर भी हमें सुन रहा था, और 24 के अंदर भी हमें सुन रहा है, और 22 जून 2024 के अंदर भी हमें सुनेगा वो। फॉर श्योर दिस इज रियल कन्विक्शन। आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया और क्रिप्टो की इंडस्ट्री को थामे रखा, उसको आउटराइट स्कैम समझ के फिर से इससे एग्जिट नहीं मारी, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर फाइनेंशियल थिंग्स यू हैव बीन डूइंग। साथ में रहे, ये आपके लिए अपने आप में एक रिवॉर्ड है फॉर एवरीबडी हु इज हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर योरसेल्फ। एक समय पे जब सब लोग इतने बड़े बड़े स्कैम हो, एफटीएक्स, लूना, 3RO, 3AC कैपिटल जैसे स्कैम होने लग जाए, उस समय पे इंडस्ट्री का दामन समाये रखना, प्लस क्रिप्टो की लाइक इंडस्ट्री को चलाना, ये अपने आप में एक और
क्रिप्टो के बारे में एजुकेट होते रहना वेब3 की दुनिया के थ्रू, 1 घंटे का हर मंडे हर थर्सडे को एपिसोड सुनने का, दिस इज डेफिनेटली मैसिव फॉर एवरीबॉडी हु इज अ स्टूडेंट ऑफ वेब3 की दुनिया। हमने भी खास करके काशिफ भाई ने विद स्पॉन्सरशिप विदाउट एनी पर्टिकुलर सपोर्ट, हमने भी ये प्रोग्राम को चालू रखा। बीच बीच में कुछ कुछ हमें लाइक यू नो वी गॉट सम काइंड ऑफ अ सपोर्ट, बट इन जनरल विदाउट एनीथिंग इंडिपेंडेंटली इंडियन इकोसिस्टम को एजुकेट करते रहा। उसके लिए लाइक यू नो आई थिंक काशिफ भाई डिजर्व्स अ मैसिव प्लॉस फ्रॉम एवरीबॉडी, and I would say definitely a congratulations to everyone who believed in this new digital asset of the new era, क्योंकि बिटकॉइन ने अब सिल्वर को, जो मैं यहाँ पे सिल्वर पहनता हूँ जिसको मैं यूज करता हूँ, उसको फ्लिप करते हुए दुनिया का 8th मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बन गया है वो। तो it's a definitely like you know it's a big moment for everybody, and we should come up and celebrate on this particular moment for believing in this particular thing. Yes, काशु भाई, आप कुछ शेयर कर रहे हो? जी, मैं ये स्क्रीन शेयर तुमने बात छेड़ ही दी है तो मैं ये स्क्रीन शेयर करके बताऊँ कि जब से सृष्टि की रचना हुई है, सिल्वर तभी से धरती के तल के नीचे है। वो बात अलग है कि धरती के तल के नीचे से जो क्षमता थी मनुष्य की, वो मनुष्य की क्षमता बहुत दिनों बाद उसे ये क्षमता का पता लगा कि पृथ्वी के तल के नीचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पदार्थ है जिसको हम चांदी कहते हैं। और उस चांदी को निकालने में कई साल लगे, लेकिन चांदी एग्जिस्टेंस में थी जब इस धरती की रचना हुई। इस धरती को जब बिग बैंग के बाद जब इस सृष्टि की रचना हुई, काफ़ी सारे मेटल्स ऑलरेडी थे। तो मैंने जब से ये धरती बनी तो जो आकलन ये माना जाता है कि 4.5354 बिलियन ईयर्स से ये धरती एग्जिस्टेंस में है और बिटकॉइन सिर्फ 15 साल से एग्जिस्टेंस में आया है। अगर इसके बाद भी आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, बिटकॉइन के ऊपर डाउट जितने भी लोगों का है, तो उसके बाद यार मतलब उसके बाद कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। मतलब मैं इसके बाद क्या और एक्सप्लेन करूँ कि एक इतना पुराना एसेट, पुराना क्या मतलब सदियों पुराना एसेट और एक 15 साल पुराने एसेट को कंपेयर जब हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, आप सोचिए कि कितने कम समय में उसने इसने ये उपलब्धि हासिल करी है बिटकॉइन ने। तो दिस इज़ लाइक बियॉन्ड वर्ड्स यार। जो आप बात कर रहे थे उसी बात को मैं बड़ा कर रहा हूँ। डेफिनेटली। डज़न्ट और डज़ उसके डज़न्ट बाद इट डज़न्ट डज़न्ट इट गिव यू शॉकिंग लाइक वाइब कि यार ये क्या हो गया है मतलब? ये अच्छा ये डज़न्ट इट फील गिव यू अ सररियल काइंड ऑफ अ फीलिंग कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग? डेफिनेटली आई वुड से डेफिनेटली हमारा कन्विक्शन था, पर हमसे बड़ा आई थिंक बिटकॉइन, लाइक यू नो बिटकॉइन ने सरचार्ज दिखाया और लोगों का विश्वास ईटीएफ के हुँ, कारण नहीं पर उसके बावजूद जो बढ़ा है। और जो अभी काशिफ भाई शायद कल ही एक ट्वीट कर रहे थे कि लोग एक्सचेंजेस से बिटकॉइन निकाल रहे हैं बिकॉज हार्वनिंग इज हुँ, अप्रोचिंग। ये अपने आप में दिखाता है कि मार्केट का सेंटीमेंट कितना ज्यादा अच्छा है। बट आपको भी याद रखना चाहिए कि एक एक वॉरेन बफेट ने एक शेर कहा था, ही शेयर्ड अ पर्टिकुलर कोट दैट व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल बी ग्रीडी, एंड व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी बी फियरफुल। तो अभी अगर आप ग्रीडोमीटर को देखो तो बिटकॉइन का ग्रीडोमीटर एकदम रेड के ऊपर दिखा रहा है। एवरीबॉडी इज ग्रीडी टू टेक सम पार्ट ऑफ बिटकॉइन। और हुँ। उसी समय पे आप लोगों को थोड़ा सा आई थिंक लाइक यू नो यू गाइस शुड थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, संतुलन बनाना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली यू गाइस शुड लाइक यू नो पुट योर फाइनेंशियल एसेट्स अगेन। नो फाइनेंशियल एडवाइस किसी भी तरीके से हम देते नहीं, एजुकेट ही करते हैं आप लोगों को। पर आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि ग्रीडीनेस मार्केट के अंदर बहुत बढ़ रही है, और ग्रीड के कारण जो इश्यूज मार्केट में होते हैं वो किसी के लाइक यू नो वो क्रिप्टो मार्केट में जो वेब3 की दुनिया को सुन रहा है 2021-22 से वो जानता है। वेब3 की दुनिया को जो समझता है या क्रिप्टो की दुनिया को समझता है उसको ही पता है। ये रहा वो ग्रीडोमीटर। एक्सट्रीमली ग्रीड है। तो मतलब दिस इज़ लाइक 82 इज़ लाइक ऑन अ वेरी हायर साइड बट ये सेंटिमेंटल एनालिसिस है कि इस टाइम ऑब्वियसली लोगों को फोमो हो रहा है। बट ये हमने देखा है कि एक्सट्रीमली ग्रीड ज़ोन में भी मार्केट कई महीनों तक रहती है कई बारी और कई बारी कुछ दिनों में रहती है और वो क्रैश कर जाती है।
जस्ट टू गिव यू एन हिंट कि ये कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि अब क्योंकि अब एक्सट्रीम ग्रीड के साथ अगर आप देखो तो फंडामेंटल ये कहते हैं कि अभी हार्वनिंग है, हार्वनिंग के बाद ईटीएफ्स अभी बाय करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। बीच में थोड़ी बहुत करेक्शंस आएंगी। कल भी हमने देखा था करेक्शन आई थी, उससे कुछ दिन पहले भी देखा था कि 60-61 हज़ार तक भी चला गया था। हो सकता है कि हार्वनिंग के बाद भी एक मेजर करेक्शन आए, क्योंकि माइनर्स तब हो सकता है कि बिटकॉइन को डंप करें मार्केट में, क्योंकि सप्लाई आधी रह जाएगी। हो सकता है कि जेपी मॉर्गन का ये कहना है, मतलब अगर मैं आपको एक आर्टिकल बताऊं, जेपी मॉर्गन ने प्रिडिक्ट किया है दैट हार्वनिंग के बाद बिटकॉइन कैन गो टिल 42,000 यूएस डॉलर। तो जेपी मॉर्गन के एनालिसिस्ट का ये मानना है कि हार्वनिंग के बाद दे देयर आर माइनर्स आर गोइंग टू प्रोबब्ली सेल इट एंड बिटकॉइन कैन गो बैक टू 42,000। बट लॉन्ग टर्म स्टोरी फिर भी इंटैक्ट है। लॉन्ग टर्म स्टोरी क्या है कि हार्वनिंग के बाद बिटकॉइन हैज जनरली परफॉर्म रियली रियली वेल। मतलब मैं उसको मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगा तो जाके आपको ना बात समझ में आएगी कि हार्वनिंग के बाद बिटकॉइन कैसा करता है। हम्म, हाँ, मिल गया मुझे वो। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। सॉरी, ये वाला। अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट को देखो, यहाँ पे हार्वनिंग हुई थी, ये हार्वनिंग का इवेंट है। आप ये देख रहे हैं? ये हार्वनिंग के इवेंट से अब हम देख लेते हैं कि जो पहला हार्वनिंग हुई थी, वो ये रेड वाली लाइन है। पहली हार्वनिंग पे के बाद बिटकॉइन ने 7,745% का रिटर्न दिया था। ये था पहली हार्वनिंग। दूसरी हार्वनिंग है द ब्लू वन, राइट? ये जो ब्लू लाइन है, हार्वनिंग के बाद इसने दिया आपका हार्वनिंग के बाद इसने दिया 460% रिटर्न, ठीक है? और जो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है कि जो थर्ड हार्वनिंग थी, थर्ड हार्वनिंग के बाद द बिटकॉइन हैज गिवन अ 670% का रिटर्न। ये है 365 दिन बाद। मतलब हार्वनिंग के 365 दिन बाद क्या होता है? मतलब हार्वनिंग के 12 महीनों बाद होता क्या है? तो 12 महीनों बाद आपके सामने है, जो पास्ट में देखा गया है कि बिटकॉइन हैज़ गिवन 670, 460% काइंड ऑफ अ रिटर्न। सो यही माना जा रहा है कि इस बार भी जब हार्वनिंग आएगी तो उसके बाद अगले 365 दिन जो है वो बड़े क्रूशल है। डेफिनेटली। और अभी वो मॉर्गन स्टैनली और बाकी सब लाइक लोगों की भी न्यूज है आई है कि वो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। तो तो वो उसका उससे फर्क हाँ, पड़ेगा क्या कि मास बड़ी खबर मैसिव है, हो रही है। बड़ी खबर है। एक्चुअली उससे भी बड़ी खबर ये है, अगर आप देखोगे कि यूके का जो यूके का रेगुलेटर है, जैसे एसईसी यूएस का है, यूके का है एफसीए, ठीक है? फाइनेंशियल मार्केट्स का। हाँ, फाइनेंशियल मार्केट्स का। तो यूके के एफसीए ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ईटीएफ जैसा एक प्रोडक्ट होता है ईटीएन, सो ईटीएन अलाउ कर दिए हैं। दिस इज ह्यूज, क्योंकि आप समझो ईटीएफ और ईटीएन, ईटीएन इज लाइक अ कजन टू ईटीएफ। ईटीएफ में एक्चुअल बाइंग होती है बिटकॉइन की, ईटीएन्स में बाइंग नहीं होती। ईटीएन्स जो है वो प्राइस ट्रैक करता है बिटकॉइन का, सो उसके ऊपर ये प्रोडक्ट बनता है, राइट? गॉट इट? सो इन बिटकॉइन द एक्चुअल बिटकॉइन gets bought in ETNs. It is the product is developed on the price, सो दैट इज द डिफरेंस। बट जो इसके बाकी जो स्ट्रक्चरल चेंज जो चीजें होती है वो ईटीएफ की तरह ही होती है। इसमें यूनिट्स एलोकेट होते हैं, इसमें रिटेल अलाउड होता है, इसमें बाइंग सेलिंग होती है, राइट? सो इस तरीके के प्रोडक्ट जो है वो यूके ने अलाउ कर दिए, जैसे, तो ये बड़ी चीज है। इसी कारण ये माना जा रहा है कि शायद आज का जंप इस वजह से है, क्योंकि यूके में ऑलमोस्ट धीरे धीरे बिटकॉइन को लेकर क्लैरिटी आ रही है। जैसे ये अनाउंसमेंट आई तो वैसे ही बिटकॉइन ने 71,000 यूएस डॉलर किया। माना ये जा रहा है कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बाद हुआ ये, ठीक है? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में आपका जो सबसे बड़ा एम्बेसडर है, वो कौन है? वो ये बंदा है, ठीक है? लैरी फिंक आज की डेट में आपको डिफेंड कर रहा है, बिटकॉइन को डिफेंड कर रहा है।
उससे एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि व्हाई यू आर सो बुलिश अबाउट बिटकॉइन बिकॉज़ बिटकॉइन इज़ जस्ट अ लेजर। तो जिसमें लैरी फिंक ने बोला कि हाँ, मैं मानता हूँ ये लेजर है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो कि क्रॉस बॉर्डर फैला हुआ है। ये किसी एक पर्टिकुलर बैंक के पास नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के पास नहीं है। ये हज़ारों कंप्यूटर्स पे फैला हुआ है और इसको एक पर्टिकुलर आदमी इसके अंदर मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये खासियत है इस लेजर की। तो इस तरीके की ये डिफेंड कर रहा है। दूसरा इसने बोला कि अगर आप ऐसी कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे आपको आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, जहाँ पे आप अपनी फ्रीडम नहीं है आपको, राइट? राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, राइट टू फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस का एक्सेस नहीं है, तो वहाँ पे आप इमीडिएटली बिटकॉइन में कन्वर्ट करके मूव कर सकते हो। तो ये पहले ऐसे नहीं हो सकता था। और दूसरा, अगर आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी प्रिंटिंग हो रही है, तो भी बिटकॉइन आपको सेव कर लेगा। अब ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ यार। मतलब ये ओजी कह रहा है। आज की डेट में लैरी फिंक इज़ एन ओजी जो इस तरीके से बिटकॉइन को डिफेंड कर रहा है। राइट, राइट। तो उसी के कारण लाइक द वेव हैज़ बीन क्रिएटेड डेफिनिटली। लोगों ने शायद ईटीएफ के बाद ये जो ईटीएन निकला है, उसके बारे में देखा नहीं, बट आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी बिग। बहुत सारी बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं, वो लंदन में को अपना बेस बनाती हैं। लंदन इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल डेस्टिनेशंस फॉर फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस एंड मूवमेंट्स बिकॉज़ ऑफ किंग एंड क्वीन एंड स्टफ लाइक दैट। तो इसीलिए बहुत बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स, अगर अधिकतर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो मेन गढ़ है, वो लंदन हुआ करता है, और अगर उनने ईटीएन अप्रूव कर दिया है, तो दैट मीन्स कि अब और बड़ी-बड़ी एंट्री होना चालू हो गई हैं। आप देख लो, माइक्रो स्ट्रैटेजी खरीद रहा था बिटकॉइन लाइक इन इन द पास्ट मंथ, पिछले कई सालों से, पिछली हार्वनिंग के बाद से वो खरीद रहा था। 4 साल में जितना माइक्रो स्ट्रैटेजी ने खरीदा विदाउट रेगुलेशन, उतना ही शायद 4 मतलब 1 आध महीने के अंदर बाकी सारे इंस्टीट्यूशन ने मिला के माइक्रो स्ट्रैटेजी से ज़्यादा बिटकॉइन बाय कर लिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है फॉर एवरीबॉडी कि द इंटरेस्ट इज़ मैसिव। वो जो रेगुलेटरी अनक्लैरिटी थी, उसके कारण एक साइको बंदे ने बिटकॉइन खरीद लिया था, पर बाकी लोगों ने भी उसके ऊपर आफ्टर रेगुलेटरी क्लैरिटी आई, ईटीएफ अप्रूव हो गया यूएसए के अंदर, जो ईटीएन अप्रूव हुआ है अब यूके के अंदर। सो बहुत ज्यादा मैसिव बाइंग हो सकती है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू गेट अ पीस ऑफ द होल बीटीसी नैरेटिव। बहुत सारे तो अब शायद मैंने जहां तक पता किया है, गोल्डमैन सैक्स के जो इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स हैं, उनके अंदर भी 1% वो बिटकॉइन ईटीएफ का एक पार्ट दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा है, वो बहुत मैसिव है ये पूरा का पूरा न्यूज़। यस, नो डाउट अबाउट इट भाई। राइट। तो आगे बढ़ते हैं, बिटकॉइन के बाद अब इथेरियम के ऊपर आते हैं। बिटकॉइन का तो अभी पूरा वेव चल रहा है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। और उसी बीच में मैं ईट डेनवर गया था, थोड़ी सी अपनी स्क्रीन शेयर हाँ। करके आप एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ ये पर्टिकुलर ईट डेनवर के मेन इवेंट की। सो बेसिकली ये लोग हैं ऑर्गेनाइजर जिन्होंने इथेरियम का ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट इथेरियम इवेंट टू एवर हैपन। बहुत सारे लोग आए थे। I would say everybody who wanted a ticket got a ticket. It was all for free, and there were so many sponsors. मुझे लगता है कि उनके पास स्पॉन्सर बैजेस खत्म हो गए थे। अटेंडी बैजेस के ऊपर उन्होंने स्पॉन्सर लिख के हमको दिया था, for everybody who was a sponsor. So there was a lot of sponsors in that particular event, and the event was really I would say really full of people. ये डेवलपर्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे डेवलपर अरीना था, जहाँ पे लोग बैठ के इंजीनियरिंग कर रहे थे, हैकाथॉन बना रहे थे। और ये मेन इवेंट एरिया था जहाँ पे पूरा इवेंट हो रहा था। ये उनका एक स्पोर्ट्स कासल है डेनवर के अंदर, वहां पे ये पर्टिकुलर हैकाथॉन थी। ऊपर सारे के सारे जजेस वगैरह बैठे हुए थे, ऊपर ही सारे के सारे स्पॉन्सर्स बैठे हुए थे, स्पॉन्सर बूथ थे, और नीचे डेवलपर्स डेवलप कर रहे थे। तो मैं आपको कुछ चार टेक बताता हूँ, अभी तक मैंने ट्विटर पे लिखी भी नहीं है, और मैं पहले वेब3 की दुनिया पे बताना चाह रहा था। ये मेरी चार टेक्स हैं जो ईट डेनवर से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। ये अच्छी भी है, बुरी भी है, तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, और ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है, तो लाइक यू शुड अंडरस्टैंड दैट एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिटकॉइन के अंदर प्रोग्रामेबिलिटी की जितनी हलचल अब देखने को मिल रही है, मेरे ख्याल में ये जब विटालिक ने बिटकॉइन को प्रोग्रामेबल बनाने के लिए कोशिश की थी, उस समय भी देखने को नहीं मिली थी।
जो बिटकॉइन L2s आने की कोशिश कर रही है, जो स्टैक एक आई हुई है, लाइटनिंग नेटवर्क एक है, और उसके अलावा जो प्रोग्रामेबिलिटी के थ्रू बिटकॉइन जो प्रूफ ऑफ वर्क है उसको यूटिलाइज करके जो लेयर टूज इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक में विश्वास नहीं रखती हैं, जो L2s आ रही हैं बिटकॉइन के ऊपर, लाइक दे आर रियली रियली बिग, और ऑलरेडी कुछ लेयर टूज हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी यूनिस्वैप ने डिप्लॉय करने का, यूनिस्वैप सबसे बड़ा ऐप है इथेरियम का, उनने डिप्लॉय करने का बोल दिया है कि वी विल बी डिप्लॉइंग आवर ऐप ऑन दिस पर्टिकुलर स्टैक्स की बात कर रहे हो? डेक्स, हाँ क्या बोल, स्टैक्स की बात कर रहे हो? स्टैक्स ब्लॉकचेन जो है वो जो लेयर 2, स्टैक्स एक ब्लॉकचेन है, उसके अलावा बहुत सारी ब्लॉकचेन्स आ रही हैं जो बिटकॉइन लेयर 2 बन के आ रही हैं। मतलब बेसिकली बिटकॉइन लेयर 2 का एक मैसिव ट्रेंड है। हर जो बंदा पिछले साल एक इथेरियम लेयर 2 बना रहा था, वो आज एक बिटकॉइन लेयर 2 बना रहा है, बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट इज कि लोगों को शायद इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक में उतना विश्वास नहीं, उसके डिसेंट्रलाइजेशन में उतना विश्वास नहीं है, दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंडली हार्वनिंग, तो लोग उसी ट्रेंड के ऊपर चढ़ के फंड रेज करके अपने लाइक दे वांट टू ट्राई इट आउट। थर्डली मेरे ख्याल से एक मैकेनिज्म डिजाइन है कि ये जो अपडेट हुआ था बिटकॉइन का, ये जो लेटेस्ट अपडेट हुआ था, उसके बाद जो ऑर्डिनल्स पॉसिबल हुए थे, उसके बाद क्या इंसान कॉल डेटा, ये जो रूट, जो अब बिटकॉइन लेयर 2 को समझने के लिए एक पूरा एपिसोड लग जाएगा, पर अगर जो ये जो रूट मैप, रूट हैश होता है, उसका सिग्नेचर क्या हम बिटकॉइन के कॉल डेटा के साथ भेज सकते हैं जैसा ऑर्डिनल्स के अंदर करते हैं, क्या उसके थ्रू बिटकॉइन और ज्यादा सिक्योर हो जाएगी? तो ये सब बातों को एक्सप्लोर करने के लिए बेसिकली बिटकॉइन प्रोग्रामेबिलिटी के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन था, एंड लॉट ऑफ वीसीज वर इंटरेस्टेड in doing something related to programmability of Bitcoin ecosystem in general. अगेन थ्री थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्वनिंग हो रही है इसलिए लोगों को इंटरेस्ट है, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर बेस्ड है और प्रूफ ऑफ वर्क पे ही रहेगा इसलिए इंटरेस्ट है, और थर्डली एक नया मैकेनिज्म डिजाइन है जो लाइक जो चेंज के कारण आया था, बिटकॉइन के प्रोग्राम चेंज के अंदर आया था, वो उसको ही एक नया डिजाइन स्पेस में वो देखना चाह रहे हैं। तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। सेकेंड सबसे बड़ी चीज थी रीस्टेकिंग। अगर आपने रीस्टेकिंग का एपिसोड नहीं देखा है तो आई वुड से आप इथेरियम का एक बहुत बड़ा मैसिव ट्रेंड मिस कर रहे हो अभी। यू शुड गो एंड सी माय एपिसोड विद मोहक, जो हमने पिछले थर्सडे को रिलीज किया था, जिसमें हमने कट बाय कट पूरा डिटेल में समझाया है कि रीस्टेकिंग क्या होती है। आप अपने इथेरियम को 32 इथेरियम को अगर खुद से वैलिडेटर चला के स्टेक करते हो तो उसको स्टेकिंग बोलते हैं। अगर आप लाइडो के साथ स्टेकिंग करते हो तो उसको लिक्विड स्टेकिंग बोलते हैं। और अगर आप ये इन्हीं इथेरियम को जो आपने स्टेक करे हैं उनको अगर किसी और मैकेनिज्म के थ्रू किसी और पर्टिकुलर चीज को डिसेंट्रलाइज करने के लिए मदद करना चाहते हो तो उसको रीस्टेकिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ओरेकल को कोई डिसेंट्रलाइज करना है, फिर कोई नई चेन चल रही है उसको डिसेंट्रलाइज करना है और इथेरियम के स्टेक के साथ ही करना है, तो उसको रीस्टेकिंग बोलते हैं। एज अ स्टेकर आपको जो 5 से 6% एपीवाई इथेरियम से मिलती है, उससे ज्यादा एपीवाई रीस्टेकिंग से मिलती है। अब आजकल एक और नया ट्रेंड आ गया, लिक्विड रीस्टेकिंग, मतलब स्टेकिंग, लिक्विड स्टेकिंग, रीस्टेकिंग, अब लिक्विड रीस्टेकिंग, इसके अंदर आपके पास 15 से 20% एपीवाई मिल सकती है आपको। एंड इन जनरल कुल मिला के एक फाइनेंशियल बबल क्रिएट हो रहा है। एक फाइनेंशियल जैसा बैंक इंस्ट्रूमेंट नहीं क्रिएट करती आपको कुल मिला के ज्यादा रिस्क में पहुंचाने के लिए, उसी तरह का एक पर्टिकुलर इथेरियम के अंदर मेरे को फाइनेंशियल बबल क्रिएट होता हुआ दिखा कि डैप्स का तो पता नहीं है, पर हम एपीवाई को मैक्सिमाइज करने के लिए 2021 के अंदर डीफाई समर चालू हुआ था, जिसके अंदर पैनकेक स्वैप के अंदर 400% के एनुअल परसेंटेज यील्ड मिल रहे थे। उसी तरह का, मतलब उतना तो इंसेन नहीं है, पर उसी तरह के माहौल के अंदर लोग आइगन लेयर पॉइंट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एनुअल परसेंटेज यील्ड कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और द बेसिस इज दैट राइट नाउ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इवन लाइव येट, मेननेट पे लाइव भी नहीं है, ऑडिट भी पूरी तरह से उसका, मतलब अभी कितनी रिपोर्ट आई है कितनी नहीं आई है, दैट इज नॉट देयर। तो दैट वाज वन ऑफ द कंसर्निंग थिंग्स दैट केम इनटू द इकोसिस्टम। रीस्टेकिंग कुल मिला के एक नया मोटिव बन रहा है आइगन लेयर के अंदर, जो A16Z ने $100 मिलियन डाले। उसके बाद से इट हैज बिकम अ बिग ट्रेंड। आई थिंक 5 दिन में था, और हर दिन आइगन लेयर का कोई ना कोई साइड इवेंट था, उसमें मैं गया था। तो आई थिंक एवरीबडी इज क्रेजी अबाउट एपीवाई जस्ट लाइक द लास्ट टाइम। पिछली बार उसका नाम डीफाई समर था, इस बार शायद रीस्टेकिंग समर है। सो आपको उससे बच के रहना चाहिए, पर
उसमें कुछ अच्छा पार्ट है, कुछ बुरा पार्ट है, दोनों को समझते हुए अपनी अकल लगा के कहीं जाना चाहिए। हम्म, थर्ड एंड अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, क्रिप्टो और एआई का एक अलग ही मैसिव फैन बेस फॉलोइंग बढ़ रही है। बेसिकली क्रिप्टो और एआई की मदद से जो डीप इन प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत बड़ा और अच्छा कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी कल परसों में आरवीव, रेंडर, फेच और ये टाओ टाओ ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कोई भी पर्टिकुलर एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए, है ना। अभी तक सिर्फ अगर आप देखो, ये अगेन क्रिप्टो और एआई एक बहुत बड़ा वो है, अपने को टाइम लग जाएगा पूरा कवर करने में। पर अभी तक अगर आप देखो तो गूगल और ओपन एआई के पास यानी माइक्रोसॉफ्ट के पास ही वो मीन्स है कि अपने एआई मॉडल्स को इतना अच्छे से ट्रेन कर दें, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास, इतना अच्छा गूगल क्लाउड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंजन है जिससे वो ट्रेन कर दें कि अच्छे मॉडल्स बन जाए चैट जीपीटी जैसे। और उसी को डिसेंट्रलाइज करने के मतलब कि गूगल के पास अगर क्लाउड है तो आप भी क्राउड सोर्स कर सकते हो अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि आप अपने खुद के बनाए हुए मॉडल्स को भी ट्रेन करके चैट जीपीटी जितना अच्छा कर लो। इस तरह का एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है जो बहुत ज्यादा चल रहा था। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूट के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिल रही थी। डीफा ईथ डेनवर में बहुत लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। वीसीज लिटरली ढूंढ रहे थे ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटेशन का नाम ले लें बस कहीं भी अपने प्रोजेक्ट में, ताकि वो प्रोजेक्ट को पंप कर सकें, वट एवर देयर मीन्स वाज। एंड फोर्थ एंड द लास्ट थिंग जो मेरे ख्याल से एक वार्निंग है आप सबको, जैसा कि काशिफ भाई ने बताया कि ग्रीडोमीटर बहुत बढ़ रहा है। हर एप्लीकेशन एक डिसेंट्रलाइज कंप्यूट इंजन एआई के साथ अपना नाम जोड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक लेयर 2 बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक लाइक रीस्टेकिंग मैकेनिज्म से अपने टोकन को अफिलिएट करने की कोशिश कर रहा है। कोई डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जिसके कारण पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, एक अच्छा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जिसका यूज केस हो, उसको बनाने की बात करने वाले लोग बहुत कम दिखे मुझे ईट डेनवर में। और ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक सोचने वाली बात है फिर से, कि हम एक फाइनेंशियल बबल जिससे हम निकल के इथेरियम को क्रिएट किया था, बिटकॉइन को क्रिएट किया था, उसी को वापस क्या क्रिएट कर रहे हैं, वापस उसी में जा रहे हैं। दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस शुड बी थिंकिंग अबाउट। नहीं, नहीं, एब्सोल्युटली। और ये हर साइकिल में होता है। हर साइकिल में एक नया नैरेटिव सेट होता है। और उसके बाद वो नैरेटिव उसको उस इंडस्ट्री को बहुत एक लेवल तक ले जाता है। फिर पता लगता है इसके तो कोई यूज़र ही नहीं है, अभी इतने यूज़ केस ही नहीं है। फिर ये लगता है कि यार अरे अब क्या करें, राइट? ऐसे बहुत सारे हैं। अ, मुझे आज भी याद है 2017 में पावर लेजर, गोलेम, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 2017 में भी अच्छे थे और आज भी वो एग्ज़िस्ट करते हैं। और वो उस समय में डीप इन की बातें करते थे, तब ये डीप इन वर्ड नहीं बना था, तब वो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज़ करने की बातें करते थे। और लेकिन मार्केट में कई बारी क्या होता है कि आप इतने टाइम से आगे होते हो कि आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है, राइट? सो इसलिए काफ़ी सारे लोग इसके नैरेटिव को बना-बना के इंडस्ट्री में एंड सम पीपल दे मेक रियली गुड मनी। अब आज आप सोचते हो कि मैं एआई या इसमें एंटर करूँ, तो ऑलरेडी इतनी चीज़ें पंप हो चुकी हैं, तो लोग फोमो में अब एंटर करते हैं, फिर वो मार्केट में वो ऑल्ट कॉइन्स क्रैश करते हैं। जो शुरू में जो लोग होते हैं, जो स्मार्ट होते हैं, वो लोग आप पे अब डंप कर देंगे, फिर आप जब मार्केट क्रैश करेगी तो फिर आप रोओगे। कैसे रोओगे? आप कहोगे कि क्रिप्टो इज़ अ स्कैम, बट एक्चुअल में वो स्कैम नहीं होता है, आपकी एंट्री लेट हुई होती है। सो दिस दिस हैपेंस एवरी टाइम। एंड शायद ऐसे ही होता है कि नया बैच आता है, वो नया बैच जो है वो जो पुराने बैच वाले हैं अपने बैच को नए वाले के ऊपर खाली करके, फिर नया वाला कहता है अच्छा बेटे अब अगला बैच आने दे, फिर वो अगला बैच आता है, फिर ये जो पुराना बैच होता है फिर ये उस पे खाली करके, ये ऐसा होता रहता है। सो आप कौन से बैच के हो मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट अगर आप लेट हो गए हो, कॉइन्स ऑलरेडी 150-150%, 100-100% जो पंप कर गए हैं, मेरे ख्याल से अब उसमें अब एंट्री लेने से, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि वो 150 से 200 नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो फोमो होता है ना, वो लेट हो गया अब। तो लेट एटलीस्ट बिटकॉइन के बारे में नहीं, मैं आप ये नहीं कह सकते कि लेट हो गए, लेकिन कई ऑल्ट कॉइन्स के बारे में यू नो आप लेट हो जाते हो।
तो इसलिए आपको बहुत अब सतर्क से चलना है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं मीम कॉइन का है ये साल, मीम कॉइन का साल है। मीम कॉइन का कब नहीं होता? हर साल मीम कॉइन का होता है। हर साल मीम कॉइन आते हैं, पंप करते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन जो रिटेल है, वो तब एंटर करता है जब जो व्हेल्स हैं, जिनके पास 90% जो कंट्रोल है, वो 10 वॉलेट्स के अंदर होता है पूरी मीम कॉइन की गेम जो होती है, वो सिर्फ़ 10% लोगों के पास होती है। अब जाके देखा गया कि बोंक और जो सोलाना पे जो मीम कॉइन्स हैं, उनकी जो व्हेल होल्डिंग है, वो सिर्फ़ 14% है। बाकी जो ईथ के ऊपर शिबा इनू और ये सब है, ये सब 90-90% तक सिर्फ़ 10 वॉलेट के पास है। तो ये बड़ा आपके लिए समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ जो आपको सेल की जा रही है, आपकी टाइमिंग क्या है उसमें एंट्री लेने की? अगर आप लेट हो गए हो तो आई मीन नोबडी यू कांट कंप्लेन फ्यूचर में कि क्रिप्टो स्कैम है। देन यू आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क। इसलिए आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो क्रिप्टो इतनी टफ गेम नहीं है। आपको पहले स्टॉक्स समझ नहीं आते थे, अब आपको ये काम दे दिया कि एआई समझो। और ये समझो आकाश नेटवर्क क्या करता है। अच्छा ये समझो रेंडर क्या करता है। ठीक है, मुझे तो पता है क्या करता है, आपको पता नहीं होगा। अब क्या है कि इतने कॉइन्स हैं, उनमें अब आप ओवरवेलमिंग हो जाता है आपके लिए कई बारी। तो इसलिए आपको ये बोला जाता है या तो इंडस्ट्री को सीख लो, टाइम दो। रात-रात भर पढ़ना पड़ता है, इंडस्ट्री को सीखना पड़ता है और अगर टाइम नहीं है, तो बिटकॉइन कहता है, मेरे पास आ जाओ, ज़्यादा वक़्त लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। If I'll correct, I'll again come back. And in the meanwhile, if you are with me, if you are with Bitcoin, आप उसके साथ-साथ इंडस्ट्री को सीखो। The day you feel confident, देन यू कैन ट्राई योर बेट। आज डे वन से ये मत सोचो, डे वन से ये मत करो कि ये कर लेता हूँ और तब मैं इस इंडस्ट्री में लेट आया हूँ। और बहुत सारे लोग ना 100x के स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं प्रॉफिट के। अरे उनसे बोलो तो पूछो कितना इन्वेस्ट किया था, कहता $10 और 50x लीवरेज। अरे $10 लगाए थे, 50x लीवरेज लिया था, यू नो। तो इन्वेस्टमेंट उनकी 10-10 $20-20 की है, वो कभी ये नहीं डालते हैं कि उनका कितना पैसा बना, वो ये डालते हैं कितना एक्स प्रॉफिट हुआ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। डेफिनेटली। और आपने देखा ही होगा कि पिछले वीक सारे के सारे मीम कॉइन पंप कर रहे हैं फॉर नो रीजन। जिस दिन डंप करेंगे वो आप ही के ऊपर होगा, है ना। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी विजिलेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि काशिफ भाई ने बोला कि एक मीम कॉइन का सीजन चालू हो गया, वैसे ही एक और सीजन चालू हो गया जो हमेशा एक बुल मार्केट के साथ आता है। उसको बोलते हैं एयर ड्रॉप सीजन। आपने देखा स्टार्कनेट का एयर ड्रॉप हुआ, और अब द मोस्ट सेकेंड मोस्ट अवेटेड एयर ड्रॉप वर्म होल का एयर ड्रॉप हुआ है। ये अभी मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है। सून दिस पर्टिकुलर कॉइन विल बी लिस्टेड ऑन द मार्केट। शायद 5 एक दिन के अंदर होने वाला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इट विल अगेन, मतलब जो लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट लाइक 617 मिलियन डब्ल्यू टोकन लोगों को मिले जिन्होंने वर्म होल को ढंग से यूज किया था। अगर आपको एयर ड्रॉप का माइनिंग करनी है, समझना है कि एयर ड्रॉप क्या होता है, उसका कैसे क्या करते हैं, तो काशिफ भाई एक एयर ड्रॉप की दुनिया चलाते हैं एजाज भाई के साथ। यू शुड ऑलवेज वॉच दैट पर्टिकुलर थिंग टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कि कैसे क्या क्या एयर ड्रॉप की दुनिया होती है, उसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना चाहिए। और एयर ड्रॉप का सीजन तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चालू हो चुका है, कि सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनने अपने टोकन लेके बैठे थे, मार्केट का इंतजार कर रहे थे, दे आर लाइव। एंड लिटिल बाय लिटिल आप देखोगे कि सबके अपने अपने टोकन, जीके सिंक अपना एक अंदर लेके बैठा है, ऑलमोस्ट बाहर आने वाला है। वर्म होल ऑलरेडी बाहर आ चुका है। क्या स्टार्कनेट लगता है वर्म होल का क्या प्राइस जाएगा? बता दूं आपको। हुँ। देखो, ये एजुके दिस इज ओनली एजुकेशन बेस्ड, जो मुझे लगता है मेरे लाइक मेरे खुद के इंफॉर्मेशन से, मैं किसी को स्पेक्युलेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे ख्याल में $2 का मिनिमम ऑल टाइम हाई छुएगा एक वर्म होल का टोकन, और फिर $1 $1.5 ऐसा कर करके इट विल बी स्टैग्नेटेड। सो कितने कितने मिले हैं टोकन लोगों को? जैसे आई किसी थिंक ने यू 1000 से लेके 20,000 तक टोकन मिले हैं लोगों को, और उससे भी ज्यादा मिले हैं जो कोर कंट्रीब्यूटर थे वर्म होल के उसको। पर अगर आपने
इंटरेक्शन किया था तो 1000, 800, 1200 बेस्ड ऑन योर वॉल्यूम आपको टोकन मिले। सोलाना से इथेरियम पे किया था, सोलाना से कोई टेरा पे किया था, कुछ भी किया था, तो योर एड्रेस हैज बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगेन एवरीबडी, ऑल दीज एयर ड्रॉप पीपल आर हैव बीन वेरी लिबरल, और वर्म होल तो स्पेशली बहुत लिबरल हुआ है उन लोगों के लिए जिनने वर्म होल का तब यूज किया था वॉलेट जब लाइक यू नो देयर वर इट वाज जस्ट अप एंड कमिंग। तो मेरे ख्याल में काफी लोग पैसा बना सकते हैं। अगर आपने एयर ड्रॉप हंटिंग भी करी है तो भी आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। आपने अगर 1000 या 2000 भी आपको मिल रहे हैं तो $4000 का करीब करीब आपको टोकन मिलेगा, और एक करीब करीब 1.2 बिलियन डॉलर्स वर्थ डब्ल्यू टोकन विल बी एयर ड्रॉप्ड टू पीपल। तो इसलिए आपको एयर ड्रॉप की दुनिया देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे एयर ड्रॉप क्या होता है, क्या कर सकते हैं हम कि इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में भी आ सके। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया, आई थिंक वन ऑफ द लास्ट थिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड, जैसा कि हमने बताया कि मेजर डैप्स जिसके ऊपर अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है वो अभी भी लाइक यू नो इंडस्ट्री से पराए हैं, पर लेंस उनमें से एक ऐप है जो बहुत अच्छा एक डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया जिसको उसके ऊपर काम कर रहा था। पहले एक गेटेड एक्सेस थी जो मैंने काशिफ भाई और को भी बताई थी, एंड ही आल्सो इंटरेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर ऐप। तो आपको भी अगर ट्विटर चलाने में मजा आता है और अब आप फारकास्टर चलाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें भी इंटरेस्टेड हो, वो भी समझ रहे हो, फारकास्टर की एक बहुत अच्छी एक तो इंडियन कम्युनिटी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उन्होंने उसका नाम शायद FBI रखा है, फायरकास्टर बिल्डर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वैसे ही लेंस की भी एक कम्युनिटी है। अर्ली अगर आप होंगे तो आई थिंक यू कैन टेक मेजर एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। तो लेंस अब परमिशन लेस हो चुका है, अगर आप चाहो तो वहां पे जाके अपना प्रोफाइल बना सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद लेंस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोसिस्टम। सब लोग धीरे धीरे जो अपना टोकनाइज्ड वर्ल्ड है उसको बाहर ला रहे हैं, एंड आई वुड से द ग्रीड लेवल इज मैसिव। इथेरियम इकोसिस्टम में जितनी ग्रीड है मेरे ख्याल से बिटकॉइन इकोसिस्टम में भी उतनी ग्रीड नहीं होगी। एपीवाई डबल ट्रिपल चौपल करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, इंटरेस्ट को डबल ट्रिपल चौपल करने की कोशिश कर रहे हैं, और लाइक यू नो मीम कॉइन का दुनिया चला रहे हैं। उसका एक और छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ब्लास्ट एक नया लेटू है। अगर हम L2 बीट पे देखें, L2 बीट पे हम देखें तो ब्लास्ट एक बहुत नया लेट हुआ, उसने ऑलरेडी अधिकतर लेटूस को पीछे छोड़ दिया। और इसकी सिक्योरिटी अगर मैं आपको बताऊं तो एक साइड चेन से भी बदतर है। अभी सिर्फ अभी अभी लाइव हुआ है और ऑलरेडी $2.94 बिलियन वर्थ पैसा ब्लास्ट के अंदर आ गया है। इसके फाउंडर्स भी एनोनिमस है, अपने को कुछ पता नहीं कि ये लेके भाग जाएंगे, क्या करेंगे। ऑल्दो आई होप दे डोंट डू दैट, एंड नाउ दे हैव अ पर्टिकुलर थिंग, दे हैव एयर अ ड्रॉप की पर्टिकुलर वजह से जा रहे होंगे लोग। एयर ड्रॉप के कारण जा रहे हैं। उसके अंदर जो एप्स आ रहे हैं वो भी उसी हिसाब के आ रहे हैं। तो अगर मैं बताऊं आपको तो बहुत ग्रीड बेस्ड इकोसिस्टम होता जा रहा है। हम जब बेयर मार्केट था तब भी मैं और काशिफ भाई आपके साथ शो करते थे, आपको मोटिवेट कर रहे थे। जब फुल बेयर मार्केट आ गया, बुल मार्केट आ गया एंड पीपल आर वेरी हैप्पी, तब भी हमारा आई थिंक दायित्व है आपको बताना कि क्या अच्छा जा रहा है इकोसिस्टम में, क्या अच्छा जा रहा है इंडस्ट्री में, और क्या बुरा जा रहा है जिसके कारण कुछ इश्यूज हो सकते हैं। वैसे ही 3 इश्यूज आपको आज बताए, मीम कॉइन का, ये जो एपीवाई मल्टीप्लीकेशन है उसका, और तीसरा ये जो ब्लास्ट और इस तरह की चेन्स आ रही हैं जो बिना कोई सिक्योरिटी के, अगर आप इसकी सिक्योरिटी देखो तो इन्होंने अभी तक फ्रॉड प्रूफ्स ही लाइव नहीं किए हैं, जो लेयर 2 होने का सबसे बेसिक चीज है। तो उसके अंदर $3 बिलियन वर्थ एसेट ऑलरेडी घुस चुके हैं। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, बट स्टिल आई वुड से एंजॉय द जो समय है उसको आप एंजॉय करिए। अगर आप बहुत पहले से वेब3 की दुनिया के साथ और बिटकॉइन की दुनिया के साथ, क्रिप्टो की इकोसिस्टम के साथ बने हुए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड या होप फॉर द बेस्ट। यस, होप फॉर द बेस्ट, एंड बेस्ट हमेशा उन लोगों के साथ हो जाए जो अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। प्रणव का जो ट्विटर हैंडल है उसको फॉलो कर लीजिए, वहां पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, अल्फा मिलते हैं। और वेब3 की दुनिया पे तो आप बने हुए ही हैं, एंड इफ यू वर देयर
when the Bitcoin was 16,000 US dollar, and if you are here even today and you plan to see the next, uh, excitement and exuberance in Bitcoin, congratulations for everybody who held it, when most of the people believed that it is not going to work. So, congratulations, guys. With this thought, thank you very much.